Hello. Hi everyone. Myself Santosh Kumar. I welcomes you to the InSTEM Institute on the YouTube platform. Right now, what we have learned in the past video, हमने बेसिकली रीड किया था डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर हमारे रिएक्टेंट्स टूट जाए तो उस प्रोसीजर को अपन क्या कहते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। हमारे डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के 3 या 4 टाइप्स थे। जैसे मैंने देखो वहां पर क्लियर किया था कि टूट रहे हैं रिएक्शन किसकी एनर्जी के कारण टूट रहे हैं। अगर आप हीट देते हो तब आपके रिएक्टेंट टूटते हैं तो उस प्रोसेस को अपन थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हो तब जाकर आपके रिएक्टेंट टूटते हैं तो उन्हें हम इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। अगर आप उन्हें लाइट प्रोवाइड करवाते हो जैसे सनलाइट, उसके कारण अगर आपके रिएक्टेंट टूट जाते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। अब देखो वहां पे अपन का डिकम्पोजिशन या डिसोसिएशन रिएक्शन अपन की वहीं पर खत्म हो जाती है। उसके बाद देखो अपन का नेक्स्ट टाइप आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आता है। अब देखो डिस्प्लेस का मतलब क्या होता है? मूव करवाना। जैसे अपन कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, जो अपन के फिजिक्स के अंदर टर्म यूज होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट हमारे ऑब्जेक्ट की मूवमेंट के बारे में बताते हैं। तो यहाँ पे भी बेसिकली कुछ इस तरीके के ही मीनिंग है कि ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर बेसिकली मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दे तो उस तरीके की रिएक्शन को अपन क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि जनरली मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस क्यों करेगा? देखो हमने 9th क्लास के अंदर एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, वो वाला कौन सा कॉन्सेप्ट? बेसिकली वैलेंसी वाला। या हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि बेसिकली अपन के मॉलिक्यूल्स या एलिमेंट एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर एक न्यू कंपाउंड क्यों फॉर्म करते हैं। तो वहां पे देखो अपन ने एक आंसर दिया था कि बेसिकली न्यू कंपाउंड क्यों फॉर्म होते हैं? इन ऑर्डर टू स्टेबल्स देमसेल्फ। अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए वो क्या बनाते हैं? न्यू कंपाउंड्स बनाते हैं। तो इसी के कारण वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होते रहते हैं। अब यहाँ पे देखो डिस्प्लेसमेंट का उस कॉन्सेप्ट का यहाँ पे यूज क्या है? जनरली अगर सपोज करो हमारे पास एक कंपाउंड है, कौन सा? कॉपर सल्फेट। ये अपने आप के अंदर स्टेबल है, मगर जब भी ये अगर अपन इस कॉपर सल्फेट को किसी एक्वस सॉल्यूशन में डालकर और आयरन के साथ रख देंगे तो बेसिकली कॉपर सल्फेट के अंदर क्या हो जाएगा? आयरन बेसिकली कॉपर को क्या कर देगा? रिप्लेस कर देगा। ये वाला आयरन कॉपर को पीछे से लात मार देगा और कॉपर को बाहर क्या देगा? थ्रो आउट कर देगा, बाहर फेंक देगा। तो इसी कॉपर देखो फिर क्या सल्फेट की सल्फेट वाले कंपाउंड के अंदर कॉपर की पोजीशन फ्री हो जाएगी। उसी पोजीशन के ऊपर आयरन कंबाइन होकर क्या बना देगा? आयरन सल्फेट, और साथ के अंदर हमारा कॉपर सॉलिड फॉर्म के अंदर मिल जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली अगर अपन रिएक्टिविटी देखते हैं, मतलब कौन सा एलिमेंट या कौन सा एटम, जनरली यहाँ पे अपन के मेटल्स है, इन दोनों मेटल्स में से कौन सा मेटल बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। जो मेटल जितना ज्यादा रिएक्टिव होता है उतनी ही ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है जब कोई कंपाउंड बनता है, और जितनी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है उतना ही ज्यादा स्टेबल कंपाउंड बनता है। तो इस हिसाब से हम सिंपल ये कहें कि जनरली मोर रिएक्टिव मेटल्स या मोर रिएक्टिव एटम्स या एलिमेंट बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंपाउंड फॉर्म करते हैं कंपेरेटिवली टू द लेस रिएक्टिव मेटल्स के कंपेयर के अंदर। तो मोर रिएक्टिव मेटल्स ज्यादा स्टेबल कंपाउंड फॉर्म करते हैं और लेस रिएक्टिव मेटल्स कम स्टेबल कंपाउंड फॉर्म करते हैं। इसी कारण बेसिकली लेस रिएक्टिव मेटल्स अपन का डिस्प्लेस हो जाता है और वहीं पर अपन का क्या आ जाता है? एक न्यू मेटल आ जाता है जो उससे ज्यादा क्या होता है? रिएक्टिव होता है। जैसे यहाँ पे अपन के एग्जाम्पल के अंदर लिखा हुआ है कि हम कॉपर सल्फेट को एक्वस सॉल्यूशन के अंदर रखते हैं, उसी के अंदर अपन कुछ आयरन की 2 रोड्स डाल देते हैं। तो फिर क्या होगा? बेसिकली कॉपर लेस रिएक्टिव होता है तो आयरन उसे किक कर कर उसी जगह के ऊपर खुद बैठ जाएगा। वो क्या बन जाएगा? आयरन सल्फेट, उसके साथ कॉपर बन जाएगी। तो यहाँ पे देखो बेसिकली जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है Cu2+ आयन के कारण वो ब्लू कलर का होता है, वो भी थोड़ा डल हो जाता है। और जो आयरन का जो रोड्स का ब्राउन कलर होता है वो भी डल हो जाता है। रीजन क्या होता है? बेसिकली वहां पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे देखो ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेसिकली जो आयरन नेल का जो कलर होता है वो ब्राउन कलर बेसिकली थोड़ा बहुत क्यों डल हो जाता है? तो उसका आंसर क्या होता है? ये होता है। नेक्स्ट देखो अपन का क्या है? नेक्स्ट देखो एक और अपन की इक्वेशन दी हुई है, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर अपन जिंक की कुछ पाउडर या जिंक का रोड डाल देते हैं। तो इस कंडीशन के अंदर भी जिंक की रिएक्टिविटी कॉपर के कंपेयर के अंदर ग्रेटर है। तो अब क्या होगा? अब फिर से वो होगा, जिंक देखो बेसिकली बदमाशी दिखाएगा और कॉपर को क्या कर देगा? पीछे से लात मार देगा। जैसे पीछे से किक करेगा तो कॉपर तो फ्री हो जाएगा सल्फेट की पोजीशन से, और वहीं पर क्या हो जाएगा? खुद बेसिकली अपनी बादशाही बिठाकर बैठ जाएगा और एक न्यू कंपाउंड बन जाएगा जिसे अपन क्या कहते हैं? जिंक सल्फेट। और उसके साथ में क्या रिलीज हो जाएगा? कॉपर। तो यहाँ पे देखो जैसे अपन कहते हैं ना, जो जीता, जो जिसके अंदर ज्यादा
जिसके अंदर ज़्यादा पावर होती है वही बेसिकली क्या बनता है, किंग बनता है। सेम तरीके से रिएक्टिविटी बेसिकली क्या है, एक तरीके से पावर को रिप्रेजेंट करती है। जिंक की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, तो अब कॉपर जैसे कि दाल वहाँ पे गलती नहीं है, और इसी वजह से क्या हो जाता है, बेसिकली जिंक कॉपर को किक आउट कर कर वो खुद न्यू कंपाउंड बना देता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, जिंक सल्फेट, उसके साथ कॉपर बन जाता है। एक और देखो एग्जांपल दिया हुआ है अपन का, जहां पर अगर अपन लीड को कॉपर क्लोराइड के सॉल्यूशन के अंदर रखते हैं, उस वक्त भी देखो लीड की रिएक्टिविटी कॉपर से ज्यादा है। अब कॉपर बेचारा क्या करे, गरीब है, अब सिर्फ सबके साथ बेसिकली कंपाउंड तो बना देता है, मगर उसे क्या पता कि उसे उसी के साथ क्या हो जाएगा, कुछ ही टाइम के अंदर धोखा हो जाएगा। धोखा कब होगा, जब कोई मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स आएगा। जिन लोगों ने इसके साथ पार्टनरशिप की है वो तो ऐसे भाग जाएंगे कि इसे पहचानते ही नहीं है। इन द केस मैं किसकी बात कर रहा हूँ, क्लोरीन एटम की बात कर रहा हूँ, कि क्लोरीन एटम इससे डिस्प्लेस होकर किसके साथ कंपाउंड फॉर्म करेगा, लीड के साथ, और क्या बन जाएगा, लीड क्लोराइड। वो कॉपर को बाहर निकाल देंगे धक्के निकाल के, क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं है, लेस रिएक्टिव है। जिसके पास पैसा नहीं उसकी कोई पहचान नहीं। तो पैसा मीन्स एनर्जी, पावर को डिनोट करता है। और एक सेम तरीके से सेम ही नेचर अपन की केमिस्ट्री में चलती है, कि जिसके पास रिएक्टिविटी की पावर नहीं उसकी कोई भी बेसिकली अपन की रिएक्शन के अंदर चलती नहीं है। तो कॉपर को बाहर निकाल देता है लीड, और खुद बैठ जाता है और खुद की बादशाही चलाता है, एक न्यू कंपाउंड बनाता है जिसे अपन क्या कहते हैं, लीड क्लोराइड। तो यहाँ पे देखो, अगर अपन कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर आयरन डालें या जिंक डालें या लीड डालें, तीनों कंडीशन के अंदर धुलाई तो कॉपर की होती है। क्यों होती है, उसका आंसर ये, जनरली कॉपर की रिएक्टिविटी क्या है, कॉपर की रिएक्टिविटी कम है इन तीनों एलिमेंट से। अब रिएक्टिविटी कम है, इसके कारण क्या कर देता है, ये अपने आप को ड्रॉप आउट कर देता है उसी कंपाउंड से या उन एटम से, और अपन का एक न्यू कंपाउंड बन जाता है। तो यहाँ पे देखो जनरली क्या हो रहा है, तीनों कंडीशन के अंदर एक मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है, मतलब मूव आउट करवा रहा है। इसी वजह से इन रिएक्शंस को अपन क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अभी देखो एक और ही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का टाइप है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल का मतलब क्या होता है, टू, मतलब मूवमेंट होगी अभी आपके रिएक्शन के अंदर टू टाइम्स होगी, या दो आपके एटम्स की होगी, तो उस तरीके की रिएक्शन को अपन क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर आपके दो मेटल एक दूसरे को डिस्प्लेस करे, तो उस कंडीशन के अंदर अपन क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ये सपोज करो, देखो यहाँ पे अपन के पास क्या है, सोडियम सल्फेट, उसको अपन बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं। जनरली बेरियम क्लोरीन क्लोराइड के साथ, मतलब बेरियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके बेरियम क्लोराइड बनता है, और सोडियम सल्फेट आयन के साथ रिएक्ट करके सोडियम सल्फेट बनाता है। मगर बेसिकली सोडियम की रिएक्टिविटी टूवर्ड द क्लोरीन क्या होती है, ज्यादा होती है, और बेरियम को तो किससे मोहब्बत होती है, सल्फेट के साथ मोहब्बत होती है। तो कहते हैं ना, मोहब्बत हमेशा अंधी होती है। सेम तरीके से बेरियम तो पहले स्टेबल होता है, मगर तो इससे तो क्या पागलपंती दिखानी। क्लोरीन के साथ ये क्या करेगा, ये जनरली क्लोरीन के साथ अपनी बॉन्डिंग ब्रेक कर देगा, कि मेरे को तेरे साथ तो रहना ही नहीं है, तलाक ले लूंगा। और किसके साथ रिएक्ट करेगा, सल्फेट के साथ रिएक्ट कर कर क्या बना देगा, बेरियम सल्फेट आयन बना देगा। उसके साथ देखो बेसिकली सोडियम, सोडियम भी सल्फेट के साथ ये करेगा, कि अगर तुम बेसिकली बेरियम के साथ रिएक्ट कर सकते हो, तो मैं तुम्हारे से कम नहीं थोड़ी ना हो कि मैं तुम्हारे ऊपर केस कर दूंगी। और ये अपना एक न्यू बॉयफ्रेंड बना देती है, किसके साथ, क्लोरीन के साथ, और एक न्यू कंपाउंड बन जाता है जिसे अपन क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड। तो सिंपली अपन मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, कि यहाँ पर अपन के दोनों मेटल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, किक आउट कर रहे हैं, कि मतलब दोनों एक दूसरे के मारने के पीछे पड़े हुए हैं। ये सोडियम बेरियम को पीछे से लात मारता है, और बेरियम उसे आगे से लात मार देता है, तो दोनों की पोजीशन क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, या दोनों की पोजीशन निकल जाती है, और अपन के न्यू कंपाउंड्स बनते हैं, तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। अब यहाँ पे क्या करें, दोनों मेटल डिस्प्लेस हो रहे हैं, मतलब एक मेटल बेसिकली निकल जा रहा है, जैसे ये वाला मेटल इसे पीछे से किक कर रहा है और ये निकल कर यहाँ पर आ गया, और ये वाला मेटल यहाँ पर आ गया। तो दोनों मेटल्स की मूवमेंट हो गई, पहले यहाँ पर थे अब यहाँ पर आ गए, तो दोनों मेटल्स की मूवमेंट हुई। इस कारण अपन क्या कहते हैं, इसे अपन कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल का मतलब दो टाइम्स, डिस्प्लेसमेंट का मतलब मूवमेंट, कि दोनों अपन के मेटल्स क्या करते हैं, मूव करते हैं। अब देखो, जो अपन का बेरियम सल्फेट होता है वो बेसिकली एक पाउडर फॉर्म के अंदर हमारे को मिलता है, और ये पाउडर हमारे सॉल्यूशन के अंदर डिसोल्व नहीं हो पाता है। तो कभी भी किसी रिएक्शन के अंदर हमारा पाउडर बने और वो डिसोल्व ना हो पाए उस सॉल्यूशन के अंदर, चाहे उस सॉल्यूशन के अंदर वाटर प्रेजेंट हो, चाहे कोई और लिक्विड प्रेजेंट हो, अगर उस लिक्विड के अंदर वो डिसोल्व नहीं हो रहा है, तो उस वाले प्रोडक्ट को अपन क्या कहते हैं, प्रिसिपिटेट कहते हैं। मतलब ऐसा पाउडर जो आपके सॉल्यूशन के अंदर डिसोल्व नहीं हो रहा है, दैट पाउडर इज नोन एज बाय द प्रिसिपिटेट। और ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर प्रिसिपिटेट मतलब ऐसा अनडिजोल्व्ड पाउडर बनता है,
तो उन रिएक्शंस को अपन क्या कहते हैं, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। क्यों होता है बेसिकली यहाँ पे प्रिसिपिटेट क्यों बनता है, मैंने क्या कहा कि बेरियम को मोहब्बत किससे होती है, सल्फेट से होती है। तो इस वजह से बेरियम बेसिकली Ba2+ आयन SO4 2- आयन के साथ रिएक्ट कर कर एक न्यू कंपाउंड बनाते हैं, इसी कारण बेरियम सल्फेट या हमारा प्रिसिपिटेट बन जाते हैं। एक और देखो एग्जांपल दिया हुआ है, लीड नाइट्रेट अलोंग विद द पोटेशियम हाइड्रेट। जब लीड नाइट्रेट पोटेशियम हाइड्रेट के साथ करेगा तो यहाँ पे भी कुछ इस तरीके की ही हरकतें होगी कि बेसिकली लीड क्या करेगा, लीड पोटेशियम को पीछे से किक मारेगा और पोटेशियम और बेसिकली ये पोटेशियम क्या करेगा, इसे लीड को किक मार देगा। तो अब देखो क्या हो जाएगा, जैसे पोटेशियम ने लीड ने पोटेशियम को पीछे से किक मारी, तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, लीड बेसिकली डिस्प्लेस किसको करेगा, लीड पोटेशियम को डिस्प्लेस करेगा और आयोडीन के साथ खुद ही बेसिकली एक न्यू कंपाउंड बना देगा या खुद ही एक न्यू रिलेशन के अंदर चला जाएगा, जिसके कारण एक न्यू कंपाउंड बनेगा जिसे अपन क्या कहते हैं, लीड आयोडाइड कहते हैं। उसी वक्त पोटेशियम भी देखो कम हरामी नहीं होता है, ये क्या कर देता है, उसी लीड की जो गर्लफ्रेंड होती है मतलब नाइट्रेट, उसके साथ क्या कर देता है, अपना रिलेशन बना देता है और क्या बन जाता है अपन एक न्यू कंपाउंड जिसे अपन क्या कहते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट। तो कुछ इस तरीके की रिएक्शन से जहाँ पर बेसिकली दो पार्टनर्स के बीच में रिलेशन चलता रहता है और दो और पार्टनर्स होते हैं मगर दोनों एक दूसरे के साथ सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, उस कारण क्या करते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं और न्यू कंपाउंड्स या न्यू सब्सटेंस फॉर्म करते रहते हैं। तो अभी यहाँ पे बेसिकली क्या कर रहा है, लीड पोटेशियम को डिस्प्लेस कर रहा है, पोटेशियम लीड को डिस्प्लेस कर रहा है, तो दोनों मेटल एक दूसरे को डिस्प्लेस करें, इसी कारण इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। न्यू कंपाउंड कौन से बनते हैं, PbI2 जिसे कहते हैं लीड आयोडाइड, दूसरा कंपाउंड बनता है 2KNO3, इसका मतलब क्या होता है, पोटेशियम नाइट्रेट। तो यहाँ पे ये भी बेसिकली एक अपन के डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का टाइप है। आई होप सो कि आज वाली वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और अपन का ये वाला चैप्टर अब जस्ट एंड होने ही वाला है। इसके बाद में देखो अपन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बाद में मेरे हिसाब से ऑक्सीडेशन रिडक्शन और कोरिजन और एसिडिटी 4 टॉपिक्स बचे हैं जो अपन आने वाले वीडियोस के अंदर कंटिन्यू कर देंगे और चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए गुड बाय। आई होप सो यू हैव एंजॉय दैट वीडियो और बार बार देखिए, अपने फ्रेंड्स को भी इसके बारे में बताइए।